ब्रेकिंग भी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता और मेरे साथ इस वक्त न्यूज एडिटर आशिफ इकबाल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर आज जो वोटिंग परसेंटेज रहा है अभी तक वो भी हम आपको बताएंगे। इसके साथ ही साथ ये जो त्रिकोणीय मुकाबला है कितना दिलचस्प, वोटिंग परसेंटेज के साथ किसकी सरकार बनेगी ये तो 13 मई को पता चलेगा। लेकिन आज मत पेटी में जो उम्मीदवार खड़े हैं उनकी किस्मत का फैसला उस पेटी में बंद हो चुका है। आशिफ जी। बिल्कुल नीतू, देखिए आज हम ये भी बताएंगे कि आखिर जो भी देश भर के तमाम जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उनमें किस पार्टी को बढ़त मिलती नजर आ रही है, कौन सी पार्टी सरकार बनाती नजर आ रही है। क्योंकि अब जो भी होना था, जो दावे प्रतिदावे और जो भी तमाम चीजें थी वो सब कुछ अब मतपेटी में बंद हो चुका है। और साफ तौर पे उसको मतपेटी कह लीजिए, उसको ईवीएम कह लीजिए, तमाम उम्मीदवारों की किस्मत अब बंद हो चुकी है। इसलिए जो वोटिंग परसेंटेज रहा है, जो वोटिंग का रुझान रहा है, किस जाति की कौन सी उम्मीदवार को कितनी बढ़त मिलती नजर आ रही है, वो तमाम चीजों की हम चर्चा परिचर्चा विस्तार पूर्वक करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा पैनल भी जुड़ेगा, तमाम चीजों पर हम नजर रखेंगे और बताएंगे कि आखिर कर्नाटक में क्या होने वाला है। बिल्कुल, तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर हर बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग खत्म हो गई है। सभी 224 सीटों के लिए वोटिंग खत्म हो गई और शाम 5 बजे तक की बात की जाए तो जो वोटिंग परसेंटेज रहा है वो 65.69% तक मतदान हुआ है। ये बड़ी जानकारी, वोटिंग परसेंटेज आ चुका है शाम 5 बजे तक 65.69% तक मतदान हुआ। 58,545 मतदान केंद्रों पर वोट पड़े हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आज मतपेटी यानी कि ईवीएम में कैद हो चुका है। और अब ऐसे में देखना है कि 13 मई को आखिर किसके सिर पर जीत का सेहरा सजेगा। आज एक बड़ा पैनल भी हमारे साथ होगा, क्योंकि जब सुबह से वोटिंग जब शुरू हुई थी तो रफ्तार धीमी धीमी रही, लेकिन जैसे ही दिन चढ़ा और शाम का वक्त आया तो वोटिंग परसेंटेज में भी उछाल देखने को मिला। और अब शाम 5 बजे तक का वोटिंग परसेंटेज जो है वो ये है कि लगभग 65% से ज्यादा वोट पड़े हैं। तो बड़ी जानकारी इस वक्त की, त्रिकोणीय मुकाबला इस बार किसके सिर पर जीत का सेहरा होगा, किसको हार मिलेगी और कर्नाटक में क्या ऐसा एक बार फिर से होगा, क्योंकि बीजेपी वो 38 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी कि हर 5 साल में सरकार कर्नाटक में बदलती जा रही है। क्या इस ट्रेंड को बीजेपी तोड़ने में कामयाब होती है, या फिर कांग्रेस जिस तरह से 5 गारंटी के साथ चुनाव प्रचार में उतरी थी वो गारंटी का छाप जो है वो कर्नाटक की जनता पर कितना असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही साथ अगर बात जेडीएस की करें तो किंग मेकर की भूमिका जेडीएस इस बार भी निभाती हुई नजर आएगी या फिर नहीं, क्या स्थिति होगी जेडीएस की, ये सब कुछ आज चर्चा में हम जानेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। खास पैनल हमारे साथ होगा, लेकिन बड़ी जानकारी इस वक्त की आपके टीवी स्क्रीन पर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि शाम 5 बजे तक का जो वोट परसेंटेज रहा है वो आ चुका है। आशिफ जी, अगर देखा जाए अभी ये जो वोट परसेंटेज रहा है पिछले साल के मुकाबले लगभग 8-9% कम रहा है इस बार, लगभग 73% तक पिछले साल वोट पड़े। बेशक, और आपको बताऊं नीतू, देखिए साफ तौर पे हम अपने तमाम दर्शकों को बता रहे हैं कर्नाटक की 224 सीटों का गणित जो है इसको समझना होगा। सबसे पहले ये जानना कि कर्नाटक में क्या होने वाला है, उससे पहले इस गणित को समझना होगा। और ग्राफिक्स के जरिए हम अपनी जो हमारी टीम ने जो मेहनत करी है और एक इकट्ठा किया है डाटा, उसको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराष्ट्र कर्नाटक क्षेत्र में 50 सीटें हैं, मध्य कर्नाटक में 23 सीटें हैं, करावल तटीय क्षेत्र में 19 सीटें हैं, पुराने मैसूर में 64 सीटें हैं, बेंगलुरु शहर में 28 सीटें हैं और हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र में 40 सीटें हैं। तो देखिए ये गणित है, 224 सीटों का गणित है कि कौन सी सीट किस क्षेत्र में पड़ती है और वहां पे किस तरीके से किस पार्टी का, किस राजनीतिक दल का दबदबा रहा है, कौन सी मजबूती वहां प्रदान कर रही है दल। इन तमाम चीजों पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ रहा है। मैं पैनल के बारे में बता दूं कि धीरे धीरे करके तमाम लोग इकट्ठा हो रहे हैं हमारे साथ
और हम इस पैनल के जरिए समझना चाहेंगे कि कर्नाटक में जो लगातार दावे प्रतिदावे रहे हैं नीतू, वो किस तरीके से रहे। बिल्कुल, और देखिए जल्दी से हम तारुफ करा देते हैं अपने खास मेहमानों का। मनीष गुप्ता इस वक्त हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़ गए हैं। मनीष जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। इसके अलावा यासिर जिलानी प्रवक्ता है बीजेपी के, सर आपका भी बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त हमारे साथ प्रेम कुमार जी जुड़ गए हैं। प्रेम जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। वीरेंद्र वशिष्ठ, सचिव इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ सभी लोग जुड़ चुके हैं। और देखिए जिस तरह से कर्नाटक को लेकर जो दिलचस्पी बनी हुई थी इस बार, अब यही हम मेहमानों से भी समझेंगे कि अब जो वोट परसेंटेज रहा है वो क्या रहा है। मनीष गुप्ता जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि पॉलिटिकल नजरिया समझना बहुत जरूरी है। इस बार 65% से ज्यादा वोट पड़े हैं। पहला रिएक्शन आपका इस वोट परसेंटेज को लेकर क्या रहेगा? देश में जो भी राजनीतिक विश्लेषक हैं वो ये मानते हैं कि जब भी पिछले चुनावों के मुकाबले अगर वोटिंग परसेंटेज लगभग कमोवेश वही है या थोड़ा कम है तो ये माना जाता है कि सत्ता परिवर्तन की आहट नहीं है। ऐसे में जब पिछले चुनावों में 72% की वोटिंग थी और इस बार अगर वोटिंग 65% के आसपास है तो सत्ता परिवर्तन होने की संभावना कम नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि वोटर उदासीन है, बहुत ज्यादा कन्विंस्ड नहीं है, बहुत जोश और बढ़ चढ़ के वोट डालने वाली जो फीलिंग है वो दिखाई नहीं दे रही है। आमतौर पर 65% की वोटिंग अगर पूरे देश के लिहाज से देखें तो ये अच्छा आंकड़ा है, लेकिन कर्नाटक जैसे मतलब मेजरली एजुकेटेड एरिया के लिए, प्रदेश के लिए ये आंकड़ा बहुत उत्साह बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसे में मुझे लगता है कमोवेश भारतीय जनता पार्टी जो पहले शुरू में चुनावों में पिछड़ रही थी, हवा बनाने में पीछे रही थी, लेकिन बजरंग दल, पीएफआई और केरला स्टोरी के बाद कहीं ना कहीं वो एट पार आ रही है। ऐसे में लगभग पिछली बार जैसी स्थिति बनती मुझे दिख रही है। तो स्थिति बनती हुई दिख रही है। और ऐसे में देखिए आशिफ जी, क्योंकि जिस तरह से मनीष जी भी बोल रहे हैं कि भले उसी के आसपास आंकड़े रहे हैं वोट परसेंटेज के, 8-9% की गिरावट देखने को मिली है 2018 की। क्या लगता है आपको इस बार जिस तरह बजरंग बली का मुद्दा, केरला स्टोरी का भी जिक्र किया, कितना छाया रहा ये मुद्दा? नहीं तो बिल्कुल मनीष जी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल बहुत लॉजिकल है, क्योंकि साफ तौर पे जिस तरीके से कांग्रेस ये मान रही थी और जो लोग, आप याद कीजिए ओपिनियन पोल को, अगर चुनाव शुरू होने से पहले ओपिनियन पोल हुए थे उसमें कांग्रेस को हर जितने भी मीडिया हाउसेस हैं सबने बढ़त दिखाया था। सबने ये कहा था कि कांग्रेस बहुत ही अच्छे ग्रेस पे है, बहुत बढ़िया कर रही है, इस बार अच्छा करेगी, ऐसी बात, और बीजेपी को भारी नुकसान होता नजर आ रहा है। लेकिन अभी अगर फिलहाल की बात करें तो जो लगातार जिस तरीके से मनीष जी ने कहा, और तमाम हम अभी तक हमारे जो गेस्ट पैनल हैं उनके पास भी हम बारी बारी जाएंगे और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर रियलिटी क्या है। हम सबसे पहले प्रेम जी के पास चलते हैं। प्रेम वरिष्ठ पत्रकार हैं। प्रेम जी, आपसे पहली बात जानना चाहेंगे कि आखिर कर्नाटक का चुनाव जो पिछले चुनाव रहे हैं उससे कुछ अलग रहा या फिर उसी तरीके से चुनाव हुआ? जी बहुत शुक्रिया। पहले कर्नाटक में हम थोड़ा वोट के परसेंटेज को समझ लेते हैं। तो कर्नाटक में इतना आसान नहीं है कि वोट परसेंटेज से हम कुछ मतलब निकालें, क्योंकि पिछली बार जो चुनाव हुआ था वो 72% से ज्यादा हुआ था, वो लगभग 1% ज्यादा था उससे पहले के चुनाव से। बेशक। तो वोट प्रतिशत 1 बढ़ जाने के बावजूद कांग्रेस को वो सीटें नहीं मिली जो सत्ता में उसको बनाए रख सके, यही स्थिति बनी थी, उसकी सीटें घटी थी। और वहां एक फैक्टर होता है जेडीएस का। जेडीएस जब स्ट्रांग होती है तो कांग्रेस कमजोर होती है। तो ये वोट प्रतिशत क्या होता है उसको प्रभावित करता है, उसको निष्कर्ष निकालने नहीं देता है जेडीएस का फैक्टर। बिल्कुल। इस बार जो अभी हम चर्चा कर रहे हैं ये वोट प्रतिशत कम से कम 8 से 9% अभी और आएगा बीते बार की तुलना में। अभी 65 है, हमें जो ट्रेंड है उस हिसाब से। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि 5 बजे तक का हमने ये देखा है, क्योंकि वक्त वहां 6 बजे तक का था। हो सकता है कि थोड़ा डेटा और कलेक्ट होने में थोड़ा सा वक्त लगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हम आपके पास प्रेम जी आपके पास लौट रहे हैं। एक रिएक्शन, बहुत शॉर्ट रिएक्शन हम ले लेते हैं यासिर जिलानी जी से, जो लगातार वहां पे उनकी सरकार है उनकी पार्टी की, और जो ओपिनियन पोल आए थे उसमें कम से कम वो सेटिस्फेक्शन नहीं था, वो चेहरे के रंग भाव नहीं थे। आज वोटिंग खत्म हो चुकी है, क्या कहेंगे यासिर जी? आसिफ भाई, आप अपनी तर्क वाली पत्रकारिता और रिसर्च वाली पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं और आपकी बड़ी पैनी नजर कर्नाटक के चुनाव में शुरू से रही।
लेकिन आज जब चुनाव में परसेंटेज जो आप निकाल रहे हैं बैठ के, और हमारे को पैनलिस्ट मित्र भी अपनी अपनी बात को रख रहे हैं, मैं अपनी बात ये कहूंगा कि आज कर्नाटक की जनता ने पुनः भारतीय जनता पार्टी पे मुहर लगा दी है। जो सूत्रों के हवाले से खबर है, जिस जाति चक्र में कांग्रेस फंसाना चाह रही थी, वो कलिंगा की बात करके, लिंगायत की बात करके, वो कहीं उससे ऊपर उठ के आदर्श उदाहरण पेश करते हुए कर्नाटक के लोगों ने डेवलपमेंट के नाम पे वोट किया है और क्लियर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। जिले वाइज जो आंकड़े हमारे पास आए हैं, जहां जहां कितने परसेंटेज वोट हुए हैं, जो हमारे बूथ पे हमारे कार्यकर्ता बैठे होते हैं, अभी 100% तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन जितनी भी परसेंटेज हम लोग तक आई है, उससे बिल्कुल उम्मीद है कि हमारी सरकार बन रही है। और देखिए, सरकार बनने की यही दावा मल्लिकार्जुन खड़गे भी करते हुए नजर आए थे थोड़ी देर पहले। देखिए मैं आपको 10 सेकंड में मैं आपको बता दूं कि क्यों मैं ये बात कह रहा हूं। जब आप चुनाव में धर्म को लाएंगे, जब आप चुनाव में जाति को लाएंगे, और उस राज्य में, जिस राज्य में बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग रहते हो, जो अपने स्टेट की तरक्की के लिए सोचते हो, तो ये सारी चीजें जब कांग्रेस ने हमारे नेताओं को, प्रधानमंत्री को, हमारे वरिष्ठ नेता को गाली देना शुरू किया, और जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु होते हैं बजरंग बली, उनको लेके जब बजरंग दल के पे बैन की बात कही गई, तो उनके साथ जिस तरह के उनके बयान आए हैं, उससे एक पूरे के पूरे सेक्शन में कर्नाटक में बेहद नाराजगी रही है। क्योंकि बजरंग बली की वो जन्मभूमि, बजरंग बली की वहां से बड़े लगाव है वहां के लोगों पे। तो ये जो पूरा का पूरा इन्होंने पॉलिटिकल नैरेटिव और डिस्कोर्स बदलने की कोशिश यासिर भाई, कांग्रेस के लिए हम लोग आपके पास लौटेंगे। थोड़ा वीरेंद्र वशिष्ठ जी हैं जो अभी इन्हीं तमाम सवालों के जवाब हम वीरेंद्र जी से ले लेते हैं। वीरेंद्र जी, वो कह रहे हैं कि आप ओपिनियन पोल देख के ज्यादा खुश हो गए थे, और उस ओपिनियन पोल पे आप लोगों ने पटाखे छोड़ दिए थे। जिस तरह का काम भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत के दिनों में, खासतौर बिहार के चुनाव में, जैसे ही नतीजे आने शुरू हुए वहां पटाखे छूट गए, उल्टा रिजल्ट आया। वैसे ही ओपिनियन पोल के बाद आप लोगों ने पटाखे छोड़े, अब वो बीजेपी कह रही है अलार्मिंग है आपके लिए। यासिर जी धन्यवाद, और आपके चैनल के द्वारा मैं कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं। आज कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस का दिया है साथ, बीजेपी को किया हाफ और जेडीएस साफ। ये रिजल्ट आपको चुनाव वाले दिन पता लग जाएंगे। आपके चैनल पे मैंने कई बार पहले भी आया हूं, और मेरे बारे में आप जानते हैं कि मैं जो कहता हूं, मैं ज्यादा वो लाग लपेट और ज्यादा डिप्लोमेटिक बातें कभी डिबेट पे नहीं करता हूं। नहीं, अभी सबसे अच्छी बात वीरेंद्र जी मैं रोक के बता रहा हूं, अभी जो भी पैनलिस्ट है ना, वो सब कुछ स्पष्टवादी लोग हैं, बहुत साफ साफ बोलने वाले हैं। बिल्कुल, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मैं फिर आपको कह रहा हूं कि 13 तारीख को, जब इसीलिए मैं हाथ जोड़कर कर्नाटक की जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उन्होंने कहा अब नहीं चलेगा किसी का नाटक, जय जय कर्नाटक। और जो 13 तारीख को जब रिजल्ट आने चालू होंगे, तो आप देखना बीजेपी होगी हाफ, जेडीएस साफ, और कांग्रेस का साथ दिया है कर्नाटक की जनता ने। मुद्दे केवल एक थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा था तो बेरोजगारी का मुद्दा था तो महंगाई का मुद्दा था। देश की जनता जिस प्रकार से भाजपा के डबल इंजन, जो ट्रबल इंजन हो गया है, उससे दुखी होकर कर्नाटक की जनता ने कांग्रेस का साथ दिया। इसके लिए कर्नाटक की जनता का मैं कोटि 13 तारीख को इंतजार करना होगा, अभी 2 दिन और बाकी है। मनीष जी, जिस कॉन्फिडेंस में मैं आश्वस्त हूँ, हाँ ठीक है वीरेंद्र जी, रिजल्ट उस दिन आएगा, हम सभी लोग 2 दिन का इंतजार कर रहे हैं। उससे केवल क्लियर है कि कर्नाटक की जनता ने ठीक है। मनीष जी, ये कॉन्फिडेंस हम बीजेपी का भी देख रहे हैं, ये कॉन्फिडेंस हम कांग्रेस का भी देख रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी कहते हैं पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आएगी। क्या लगता है इस बार? पहले तो स्थानीय मुद्दे थे, लेकिन स्थानीय मुद्दों के साथ साथ आखिर में बजरंगबली, पीएफआई, 5 गारंटी का मुद्दा ये छाया रहा, फिर उसके बाद केरला स्टोरी। जिस तरह से कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है दोनों पार्टियों का, इसको लेकर क्या आपका एनालिसिस है इन दोनों पार्टियों को लेकर?
देखिए, जब तक वहां पर कर्नाटक में लोकल मुद्दे छाए रहे, भ्रष्टाचार की बात हुई, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपर हैंड चल रही थी। लेकिन जिसे कहते हैं ना, आम जन के सामने किसी व्यक्ति के घर में जाके देखिए, अगर वह 4 परेशानियों से ग्रस्त है और उसके बाद अगर कोई ऐसी परेशानी आ जाती है उसके सामने, उसे छोटी परेशानी छोटी लगने लगे और उसे लगा अगर ये बड़ी परेशानी हमारे सामने खड़ी रही मुंह बाए तो हम इन छोटी परेशानियों की तरफ कभी देखेंगे नहीं, हम खत्म हो जाएंगे। लगभग यही माइंडसेट जब भाजपा ने जनता को दिखाया कि जिस तरीके से बजरंग दल जैसे दलों पर बैन लगाना, पीएफआई पर जिस तरीके से रिलैक्स रहना, इस तरह का माइंडसेट लोगों को लगा तो लगा कि छोटे मुद्दों पर कहीं हम अपना नुकसान ना कर लें। जैसे देश फ्रीबीज के चक्कर में केजरीवाल के मामलों में आगे चला गया कि फ्रीबीज बढ़ती रहे और सत्ता बनी रहे, तो कहीं ना कहीं जनता को ऐसा महसूस हुआ कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए। एक बड़ा मुद्दा सामने आया और वो करने में भारतीय जनता पार्टी मुझे लगता है सफल रही, ऐसे में अपनी पोजीशन को बचा पाई, ऐसा मुझे लग रहा है, शायद ऐसा होने वाला है। आगे क्या होगा ये 13 तारीख को पता लगेगा, लेकिन फिलहाल मामला बड़ा रोचक है। अब इसमें भी खास बात एक है, जितना जेडीएस अपनी पोजीशन को डाइल्यूट करेगी उतना कांग्रेस बेहतर करेगी, लेकिन अगर जेडीएस ने अपनी पावर बढ़ाई तो वो भाजपा के लिए बड़ी अच्छी स्थिति होगी, और अगर जेडीएस का जितना ज्यादा बेटर हुआ उतना ही ज्यादा भारतीय जनता पार्टी का फायदा होने वाला है। और एक और बात, जिस तरीके से साइलेंट वोटिंग थोड़ी बहुत आम आदमी पार्टी को रही है जी, ऐसे में आम आदमी पार्टी का प्रादुर्भाव होना भी भारतीय जनता पार्टी के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि समूचा विपक्ष अगर एकजुट होता है तो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता है, और विपक्ष में जैसे जैसे बिखराव आता जा रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती जा रही है। फिलहाल कांग्रेस ने जो एक बहुत बड़ी गलती की, मुस्लिम आरक्षण की बात करके, जो न केवल संविधान विरोधी बात थी बल्कि यह भी थी कि चूंकि भाजपा ने पहले ही मास्टर स्ट्रोक चल दिया, उसके 2% लिंगायत को, 2% दूसरी कास्ट को दे दिया, वह बार बार यही प्रश्न पूछ रहे थे कि अगर मुस्लिम आरक्षण करोगे तो किसका वोट काट, किसका आरक्षण काटोगे, और इस प्रश्न का जवाब सही मायनों में कांग्रेस के पास था नहीं। तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा मुद्दा है जो टर्न आउट कर सकता है, और अगर ये क्लिक हो गया तो बीजेपी फिर क्लिक हो जाएगी। बीरेन जी, जवाब देना चाहेंगे आप? यासिर भाई, मैंने कहा ना, कर्नाटक की जनता ने कहा कि हमें नो क्राई पीएम चाहिए, हमें 40% की सरकार नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि कर्नाटक, मैं आपको आजकल बड़ा ये इन्होंने वो कर रखा है, बजरंग दल बजरंग बली का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। एक चीज ये लोग मान के चल लें कि ये कहना बंद करें, और हम ये कहते हैं कि बजरंग बली इनकी किसी पार्टी की आस्था हो सकती है कि वो देश, वो दुनिया और इस संसार के भगवान है। बजरंग बली के रिप्रेजेंटेटिव फुटदंगी नहीं हो सकते। वीरेंद्र जी, इस चुनाव प्रचार में तो सहारा तो आप ले रहे थे ना कि अगर हमारी सरकार आ जाएगी तो हम मंदिर बनवाएंगे। बजरंग दल को दिखा रहे हैं कि मैं ये मानता हूं कि ऐसा कुछ है नहीं, केवल कुछ जो बजरंग बली का रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है क्या? लेकिन क्या कांग्रेस बजरंग बली की दुश्मन है क्या? क्या कांग्रेस बजरंग बली की विरोधी है क्या? ये प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप पीएफआई को जिस तरीके से सपोर्ट करते हुए नजर आए, जिस तरीके से केरला स्टोरी का विरोध करते हुए नजर आए, आईएसआई को डिफेंड इनडायरेक्टली करते हुए जो लोग दिखे, कहीं ऐसा तो नहीं इसकी वजह से कांग्रेस को बड़ा सेटबैक झेलना पड़ा? एक बात, और एक और आखिरी बात कहना चाह रहा हूं, आखिरी बात बीरेन जी कह दूं कि जो आप भ्रष्टाचार की बात कर्नाटक में करते हैं, मुझे सिर्फ बता दीजिए, आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता भ्रष्टाचार के आरोप में जमानत पर घूम रहा है, और आप भ्रष्टाचार की बात करते हुए कैसे लगते हैं? भ्रष्टाचार पे बात करो ना। भ्रष्टाचार की बात जब आपका राहुल गांधी भ्रष्टाचार पर जमानत पर है और आप भ्रष्टाचार की बात करते हुए कैसे लगते हैं? मैं तो ये जान के सोच के हैरान होता हूं। की बात कर रहे हैं, बिल्कुल भ्रष्टाचार पर जमानत पर नहीं है क्या? भ्रष्टाचार पे जमानत पे? अच्छा, तो किस पर? मनी लॉन्ड्रिंग में है, किस में है बताइए जरा, कौन से सेक्शन में है सर? कौन सा? राहुल गांधी नेशनल हेराल्ड के केस में मनीष जी किस मामले में जमानत? मनीष जी एक सेकंड, बीरेन जी एक सेकंड, बीरेन जी देखिए, आप हम मुद्दे से भटक रहे हैं। बीरेन जी रुक जाइए, बीरेन जी आपको आवाज आ रही है, रुक जाइए। मनीष जी एक सेकंड, बीरेन जी एक सेकंड, हम प्रेम जी के पास जा रहे हैं। प्रेम जी, जरा आप समझा रहे थे हमको
जरा समझाइए ना, किस तरीके से कर्नाटक के जो खास तौर पे आपने कहा कि वोटिंग परसेंटेज पर बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, आपने 2 चुनाव के वोटिंग परसेंटेज को भी आपने बताया, जरा उसको विस्तार से समझाइए और तमाम लोगों को भी ये समझना चाहिए कि किसका क्या इंपैक्ट है और किस तरीके से चीजें सामने प्रदर्शित हो रही हैं, जरा बताइए। जी जी, देखिए, कांग्रेस का वोट प्रतिशत जो है कर्नाटक के उदाहरण है, जो कि 32 से 38% के बीच में इंटैक्ट रहा है। बुरे से बुरे दौर में भी कांग्रेस की सीटें इससे नीचे नहीं गई और कई बार तो ऐसा हुआ कि वोट प्रतिशत कांग्रेस के बढ़ गए, इसके बावजूद 13 का उदाहरण देख लीजिए तो, लेकिन वो कांग्रेस की सीटें फिर नहीं बढ़ी। हाँ। क्यों? मैंने कहा जेडीएस एक फैक्टर होता है, जेडीएस जब स्ट्रांग हो जाता है तो वोट प्रतिशत कांग्रेस का बढ़ने के बावजूद सीटों में प्रेम जी, मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी क्योंकि ब्रेक का टाइम हो गया है, लेकिन ब्रेक के उस पार हम समझेंगे कि इस बार जेडीएस की स्थिति क्या है, जेडीएस की भूमिका क्या है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, जल्दी आएंगे आपके पास। हमारे खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है जिनसे समझेंगे कि इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में जीत का सेहरा किसके सिर 13 मई को सजेगा। लेकिन उससे पहले आज ये फैक्टर्स क्या कह रहे हैं सभी पार्टियों के। छोटा सा ब्रेक, फौरन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ब्रेक से पहले हम चर्चा कर रहे थे कर्नाटक विधानसभा चुनाव, जहां वोटिंग खत्म हो गई है, लेकिन अब रिजल्ट का इंतजार 13 मई के दिन का किया जा रहा है कि रिजल्ट क्या होगा, कर्नाटक में इस बार कौन बाजी मारेगा। एक बार क्या बीजेपी की सरकार होगी या फिर कांग्रेस आगे बढ़ चढ़कर जीत का सेहरा उसके सिर पे सजेगा, ये अब देखना होगा 13 मई को। और इसके साथ ही साथ जेडीएस की भूमिका कैसी रहेगी, इसको लेकर ही हमारा खास जो पैनल है वो हमारे साथ बना हुआ है। एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर लाया जाए, जो हमारे खास मेहमान हैं प्रेम जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस चर्चा में, जो कि समझा रहे हैं कि आखिर तमाम पार्टियों की स्थिति क्या कुछ है। प्रेम जी, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि इस बार हम समझेंगे जेडीएस की स्थिति। इससे पहले तो किंग मेकर की भूमिका में थी, लेकिन इस बार जब हमने जेडीएस के नेताओं को सुना तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि जिस तरह की स्थिति होगी उस तरह की बाजी मारती हुई दिखेगी जेडीएस। जी जी, आप सही कह रही हैं। जेडीएस तो इस बात में कि वो किंग मेकर के रोल में आते आते किंग बनने का कैसे मौका मिले, उनके लिए अपॉर्चुनिटी दोनों के साथ है। लेकिन जनता ने भी इस बार कुछ तय कर रखा है, ऐसा लगता है। वो ये कि जेडीएस को क्या उतनी ताकत मिलेगी जितनी की पिछले बार मिली थी। 35-33 सीट मिलने के आसार नहीं दिख रहे। अब जेडीएस घटेगा तो कितना घटेगा, और जेडीएस घटता है तो उसका फायदा किसको होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। हम जो जिस इलाके में जेडीएस मजबूत है वो मैसूर के इलाके में, जहां पर की वोक्कालिंगा समुदाय भी है, जिसका वोट उनको मिलता है, किसान समुदाय का भी मिलता है, तो उन इलाकों में जेडीएस का बीजेपी के साथ में कुछ सीटों पर लड़ाई है, कुछ सीटों में कांग्रेस के साथ लड़ाई है। तो अब जेडीएस किसको हरा करके सामने आती है ये देखना महत्वपूर्ण रहेगा। तो एक फैक्टर जेडीएस का जरूर ये है कि पहले तो ये होता था कि जेडीएस कांग्रेस का वोट काटा करती थी, इस बार उसका मुकाबला बीजेपी से भी कई सीटों पर सीधे है। बिल्कुल बिल्कुल प्रेम जी, बिल्कुल प्रेम जी, हम लोग आपसे और भी समझेंगे और लगातार आप बने हुए हैं हमारे साथ। दोनों हमारे जो प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के तरफ से वीरेंद्र जी हैं, बीजेपी की तरफ से याशिर जिलानी साहब हैं, और हम कांग्रेस के अगर हमारी नब्ज अगर कह लें कांग्रेस पार्टी की नब्ज समझने वाले हमारे साथ रवि सराफ हमारे रिपोर्टर हैं, जो लगातार वो कांग्रेस को कवर करते आ रहे हैं कई सालों से और कांग्रेस पार्टी को बहुत बेहतर समझते हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को बहुत नजदीक से समझने वाले और खासतौर पे संघ पे पैनी नजर रखने वाले हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा न्यूज रूम से हैं। सबसे पहले रवि, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि बार बार ये बातें हो रही हैं कि आखिर कांग्रेस पार्टी किस तरीके से चीजें अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है। अब तो कोई न दावे होंगे न प्रतिदावे होंगे, अब कुछ भी नहीं होने वाला, अब तो एनालिसिस हो रहा है। और इसीलिए हम अपने तमाम पैनल के साथ जुड़े हुए हैं और हम ये जानना चाह रहे हैं कि आखिर जिन लोगों ने मत दिया है वो किन सुझाव के साथ, क्या सोचकर और क्यों दिया है वोट कर्नाटक में। रवि, कर्नाटक की अगर बात करें और कांग्रेस पार्टी की बात करें तो देखिए, अगर कांग्रेस को अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी कर्नाटक विधानसभा चुनाव को बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे
तरीके से लड़ी है, इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी मेहनत, आप एक साल से देखें लगातार चुनावी मोड में कांग्रेस पार्टी चल रही थी। कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर भारत जोड़ो यात्रा को वहां पर चलाना, लोगों से राहुल गांधी को जोड़ना, उसके बाद सोशल मीडिया की टीम, खासतौर पे उसकी भी तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया की टीम कई बार कमजोर नजर आती है कांग्रेस पार्टी की। पर इस विधानसभा चुनाव को देखें तो वहां के जो स्थानीय मुद्दे हैं उससे सोशल मीडिया पर लड़ाई लड़ना, जनता को रिझाना, और जो खासतौर पर जो नए जनरेशन जी निकल कर आए उन तक अपने रीच को बढ़ाना, पहुंचाना, मुद्दों पर चर्चा करना, ये काम सोशल मीडिया डिपार्टमेंट की तरफ से किया गया है। राहुल गांधी और गांधी परिवार की अगर बात करें तो आप देखिए सक्रियता, आपने भी देखा होगा किस तरीके से लगातार रैली हो, जनसभा हो, रोड शो हो, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, रवि आप कंटिन्यू कीजिएगा जरा। एक इंफॉर्मेशन है, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है। आप सब लोग, जो लोग पैनल पे जुड़े हुए हैं वो लोग, और जो लोग हमारे सहयोगी हैं वो भी जान लें, क्योंकि ये जानना बेहद जरूरी है। चर्चा हम कर रहे हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है। कर्नाटक की 224 सीटों का गणित समझा रहे हैं हम। जो मतदान प्रतिशत आया, जो नीतू और हम बात भी कर रहे थे कि कर्नाटक में 65.69% वोटिंग हुई है, बेंगलुरु साउथ में 40%, बेंगलुरु नॉर्थ में 49%, बेंगलुरु सेंट्रल में 50%, बेंगलुरु रूरल में, मैं आपको फिर से तवज्जो दे रहा हूं इस बात पे, बेंगलुरु रूरल में 76% वोटिंग हुई है, बेंगलुरु अर्बन में 52% हुई है, बल्लारी में 62% हुई है, और बागलकोट में 70% हुई है। मैं आपके पास रवि लौटूंगा, जरा गौरव से समझ लें इस बार का सबसे हॉट मुद्दा जो अगर कह लें तो वो सबसे ज्यादा बजरंग दल और बजरंग बली की चर्चा रही, वो भी आखिर में। बिल्कुल, कैसे देखते हैं गौरव? बिल्कुल, देखिए अगर हम चुनाव को शुरुआती तौर पे देखें, जब तारीखों का ऐलान हुआ उसके बाद से तमाम तरीके की बातें की गई, और खुद मैं 2 दिन रह करके आया था उन हिस्सों में, मैंने देखा था कि खास करके जब चर्चा होती थी तो कांग्रेस को सबसे ऊपर रख करके बातचीत की जाती थी, क्योंकि साउथ में अगर हम देखें जिस तरीके की स्थितियां बनी, शुरुआती दौर पे कांग्रेस लीड करते नजर आ रही थी, और अब नेट टू नेट जो फाइट हुई है उसमें आप इस चीज को समझिए कि आखिरी के 8 दिनों में, मैं उस घटना का जिक्र करूंगा जब कांग्रेस पार्टी ने अपना मैनिफेस्टो रिलीज किया, और आप जब अपना मैनिफेस्टो रिलीज करते हैं तो बहुत स्पष्ट हो जाता है कि आपकी विचारधारा क्या है, क्या आप करना चाहते हैं, आपका पूरा एजेंडा क्या है। कांग्रेस ने अपने एजेंडे में जिस तरीके से बजरंग दल की तुलना पीएफआई के साथ की, और पीएफआई वो संगठन जिसको गृह मंत्रालय ने पूरी तरीके से आधिकारिक तौर पर साक्ष्यों सबूतों के साथ वो कोर्ट में भी गए, बैन किया गया, और उसके बाद से आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने की तमाम चीजें उनकी निकल करके सामने आई। उसके बाद से बजरंग दल को बैन करने की बात हुई। जब बजरंग दल को बैन करने की बात की गई तो इन आखिरी के 8 दिनों के गणित को अगर हम समझने का प्रयास करें, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बजरंग बली के नारे लगाते हैं, और उसके बाद से 8 दिनों तक पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति होती है वो बजरंग बली के इर्द गिर्द केंद्रित हो जाती है। मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है, और उसी में विश्व हिंदू परिषद जो है वो कूद आता है। विश्व हिंदू परिषद साफ तौर पर कहता है कि सबसे पहले तो जो बजरंग दल है, आप उसकी आइडियोलॉजी को समझिए, वो किस लिए काम करते हैं, और जगह जगह पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी इसको लेकर के कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, और ये जो पूरा एक चैप्टर जुड़ा, आस्था का मैं कहूंगा एक चैप्टर जुड़ा, इससे भारतीय जनता पार्टी को आखिरी के 8 दिनों में बहुत फायदा मिला है आसिफ जी। और आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये जो नेट टू नेट फाइट की स्थिति बनी है, ये बजरंग बली फैक्टर इसमें बहुत ज्यादा काम कर रहा है, क्योंकि जितने भी पार्टी के नेता हों उन्होंने इस चीज को भी देखा, और पूरे देश भर में हनुमान चालीसा का पाठ हुआ, और खुद हमने देखा था कि चुनाव से ठीक 24 घंटे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो भी सड़कों पर बैठ करके, तमाम जगहों पर बैठ करके वो हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे थे। तो ये जो फैक्टर था, वाकई में ये इस फैक्टर ने काम किया है। लेकिन कांग्रेस ने 24 घंटे के अंदर, क्योंकि आप एक बार जब किसी चीज को किसी के सामने रख देते हैं उसके बाद उस पर तर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस पार्टी ये समझा पाने में नाकाम रही है यहां पर कि आखिर किस तरीके से बजरंग बली या बजरंग दल को देखना चाहिए, ये चीज नहीं हो पाया, और उसको बीजेपी ने इनकैश किया यहां पे। बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत विस्तार से आपने बताया। नीतू ने जब शुरुआत इसकी चर्चा की थी तो नीतू ने सबसे पहले यही बात कही थी कि इस बार जो मास्टर स्ट्रोक जो बीजेपी की तरफ से नजर आ रहा था वो कहीं ना कहीं से बजरंग दल और बजरंग बली के इशू को इनकैश कर रहा। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ संजय राणा भी जुड़ गए हैं, लेकिन उनके यहाँ जाने से पहले, उनके पास पहुंचे उससे पहले हम यासिर जिलानी जी के पास पहुंच जाते हैं। यासिर जी, धीरे धीरे करके ही सही, लेकिन जो हमारे जो पैनल पे हैं, चाहे हमारे रिपोर्टर जो ग्राउंड पे हैं, जिन लोगों ने वर्कआउट किया है, वो कहीं ना कहीं से आपके लिए बड़ा सुखद एहसास दे रहे हैं। जो आप
आपके सूत्र, हमारे काम सूत्रों का तो हमारा है, लेकिन आपने शुरुआत में कहा कि जो मेरे सूत्र हैं, तो आपके सूत्र क्या आप कह रहे हैं, जरा बता दीजिए। मेरे सूत्र जो है, जो मेरे बूथ पे बैठे हुए मेरे बूथ के देवतुल्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, जो आपके 224 विधानसभा में जितने हर विधानसभा की जो बूथ होती है, उस पे हमारा एक कार्यकर्ता वहां बैठा होता है। जो लोग वोट डालने आते हैं उनको पर्चियां देता है, वो अंदर वोट डालने जाते हैं। हमारी सूचना वहां से आई, और सूचने में अभी आपने जो रिसर्च दिखाया है 224 विधानसभा का जो परसेंटेज ऑफ वोट आपने दिखाया है, ये संतुष्ट करता है। और तमाम लोग इस वक्त हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता खुश होगा। यासिर जी, संतुष्टि आपको इस वोट परसेंटेज से मिल रही है। एक क्विक रिएक्शन जो है मैं संजय जी से भी लेना चाहूंगी, क्योंकि तो मेरी आसिफ भाई, मुझे आपको जोड़ना था, तो आप मेरी बात नहीं, आएंगे सर, आपके पास आएंगे, क्योंकि देखिए खास मेहमान हमारे साथ सभी लोग हैं। यासिर जी, मैं दूसरी डिबेट आपने 30 सेकंड भी नहीं सुना, तो आप मुझे कहिए तो मैं। देखिए, आपने कहा संतुष्ट नजर आया, क्विक रिएक्शन तो जानना बहुत जरूरी हो गया। आपने कांग्रेस से 2-2.5-3 मिनट 5 नहीं, आप 5 मिनट बोलिएगा, आपको भी बोलेंगे यासिर भाई, आप 5 मिनट बोलिएगा। आप खुश है ना? खुशी जाहिर करने में तो शब्दों की कम पड़ती है जरूरत। ठीक है, जो दुखी होता है वो अपनी खींच निकालता है। रिएक्शन जो है संजय जी से भी लेंगे, आगे यासिर जी आएंगे आपके पास। क्विक रिएक्शन संजय जी से 65% रहा है इस बार का वोट परसेंटेज। आप इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, इस बार का वोट परसेंटेज जो रहा है संजय जी? फिर मैं यासिर जी के पास एक बार फिर से आऊंगी। अनीतो, गुड इवनिंग एंड गुड इवनिंग आसिफ भाई, और गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। यासिफ भाई, आप बोल सकते हैं, मैं आपकी थोड़ा सा बस 30 सेकंड में अपनी वाणी को विराम दे दूंगा यहाँ पे। देखिए, जहां तक जब कर्नाटक के चुनाव हुए तो आपने देखा होगा तो टोटली डिफरेंट चुनाव था। वहां का चुनाव जो हमेशा हुआ है कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी रहे, और कभी भी भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस से एच नहीं ले पाई है। आप अगर पिछला चुनाव देखेंगे, तकरीबन 36.50% उनके वोट परसेंटेज थे, और कांग्रेस के 38% थे। फिर भी उनकी सीट ज्यादा थी, यानी बीजेपी की सीट ज्यादा थी। तो और जब आप देखते हैं कि लास्ट के 20 तारीख के बाद से जिस तरह से प्रधानमंत्री ने चुनाव किया, जिस तरह से उन्होंने रैली की, और ये जो बजरंग बली और पीएफआई का मुद्दा आने के बाद जिस तरह से चीजों को, समीकरण को बदला गया है, या बदल गया है, इनकैश कर लिया है, या कह सकते हैं सेल्फ गोल कांग्रेस ने कर लिया है, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा। देखिए, आप ऐसा होता है कि आपने कुछ एक जो मैनिफेस्टो होता है, एक तरह से प्रतिबिंब होता है, एक तरह से चेहरा होता है, एक तरह से पार्टी की विचारधारा होती है। जब आप विचारधारा चेहरे को सामने रखते हैं, तो उस चेहरे को रखने के बाद आप उस चेहरे को धो दें, कितना भी कर ले, लेकिन चेहरा तो दिखेगा ही दिखेगा, चाहे वो काला दिखे या सफेद दिखे। तो कहीं ना कहीं इससे बहुत क्षति हो गई। जो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस एच ले लेगी, वो लग रहा था कि कांग्रेस सरकार बना सकती है। तो अब जो समीकरण दिख रहे हैं, वो लग रहा है कि जो कांग्रेस पार्टी है वो 100 के आंकड़े के अंदर रह जाएगी, और सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के उभरेगी, नो डाउट। इसमें देखना बहुत जरूरी है। लेकिन संजय राणा जी, ये बात आप मत कहिए। ये बात कहने के लिए यहाँ देखिए यासिर जिलानी जी हैं, और ये आप उनका हिस्सा मत छीनिए। जरा यासिर जी बता दीजिए, आप अपनी खुशी जाहिर कर लीजिए, फिर हम बीरेन जी के पास चलेंगे, और उसके बाद फिर प्रेम जी के पास चलेंगे। संजय जी, यासिर जी की बात, यासिर जी आप कह लीजिए। प्लीज प्लीज। आसिफ भाई, देखिए, मैंने जिस बात को टोका है, मेरी आदत नहीं है। नहीं, बिल्कुल, सूत्र आप सूत्र के हवाले से खबर दे दीजिए। सूत्रों का हवाला हम देते हैं, लेकिन आज आपके सूत्र को जानना चाहेंगे। मैं तो जवाब देना चाह रहा था। बिल्कुल, कांग्रेस समर्थित पत्रकार बैठे हुए महोदय हमारे प्रेम कुमार जी, उनका जवाब देना चाह रहा था, लेकिन समय की आपने बाधा नहीं, आप दीजिए, इसलिए आप दीजिए। प्रेम कुमार जी बहुत संजीदगी से आपको सुन रहे हैं, दीजिए जवाब। उन्होंने जो बात कही है, वो जेडीएस को भी कहीं ना कहीं डाउट देख रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पे इनको कोई डाउट नहीं होता। कांग्रेस ने इतने ब्लेंडर किए हैं कर्नाटक में, उस पे कभी प्रेम कुमार जी का कोई मैंने टिप्पणी ऐसा नहीं देखा। उन्हें अभी भी उम्मीद है कि जो बात डी शिव कुमार कह रहे हैं, जो बात सिद्धारमैया कह रहे हैं, वही संपूर्ण और पूर्ण रूप से सही होगी, जो कि गलत है। जिस तरीके से बदलाव कर्नाटक में देखने को मिला है विद इन अ वीक, जो बदलाव और वहां की जनता ने बताया है, आप तमाम जो आप ही जैसे जो सतर्क पत्रकार हैं, जो बेहद शानदार पत्रकारिता के साथ अपने बात को लाते हैं सामने, उन्हीं के माध्यम से हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से बदलाव आया है। कहां कांग्रेस थी और अभी कांग्रेस कहां है। आज वोटिंग जब बढ़ गए है, ऑलमोस्ट परसेंटेज हर विधानसभा में आप दिखा रहे हैं। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग भी पैथोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, प्रेम कुमार जी भी बड़ी अच्छी रिसर्च करते हैं, लेकिन वो जो कांग्रेस का माइंड है वो उनसे अलग नहीं हो पाता है। उसमें मेरी टिप्पणी ये है कि आप इस बार
बड़ा बदलाव। इस बार भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार सीट थी उससे ज्यादा सीट जीतने जा रही है, क्योंकि जो आस्था का केंद्र बिंदु होता है, अगर उस पे आप चोट मारेंगे तो जनता आपको बख्शेगी नहीं। ठीक है, और आपने जनता के साथ एक तरीके से मजाक किया है। बिल्कुल ठीक है यासिर जी, आप बने रहिए, आप बने रहिए के ऊपर टिप्पणी करके आपकी सारी बातों का जवाब भी लेंगे हम और सारी बातें भी सुनेंगे। जरा वीरेंद्र जी से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं, फिर हम प्रेम जी के पास चलेंगे, फिर रवि के पास, फिर गौरव के पास। वीरेंद्र जी आप जरा रिएक्शन दे दीजिए। बहुत खुश हैं? मैं खुश इसलिए हूं कि जो खबरें हमें मिल रही हैं, कांग्रेस पार्टी को जो कर्नाटक की जनता ने आज खुलकर समर्थन दिया है, तो खुशी है मुझे। आज कर्नाटक की जनता ने कहा हमें नो क्राई पीएम चाहिए। कर्नाटक की जनता ने कहा कि हमें 40% भ्रष्टाचार वाली सरकार नहीं चाहिए। तो मुझे खुशी है। और मेरा केवल आपके पैनलिस्ट जो बजरंग दल को, बजरंग बली रुपए आपके प्रधानमंत्री राजीव गांधी भेजा करते थे तो 15 पैसे मिलते थे, ये उस जमाने में। और इस जमाने में तो आपने भ्रष्टाचार को अगर डिस्क्राइब करने की बात कही जाए तो भ्रष्टाचार और कांग्रेस इक्वल है। पूरा मौका मिला बोलने का, अब आप पूरा मौका उन्हें भी तो दीजिए बोलने के लिए। आगे ये है कि जिनको ये लगता है मैं बजरंग दल के एक नेता होते हैं बलराम सिंह, अगर गिलानी साहब को नहीं पता तो उनके बारे में आज जो उनके नागरिक उड्डयन मंत्री हैं माधवराव सिंधिया जी, उन्होंने कुछ कहा था, यादगार के लिए बता रहा हूं। नहीं, कर्नाटक पे ही बात हो तो ज्यादा बेहतर है। कर्नाटक के इश्यू पे बात, कर्नाटक की बात है। माधवराव सिंधिया जी क्यों लेके आ रहे हैं? माधवराव सिंधिया और ज्योतिराज सिंधिया को राम के अस्तित्व के ऊपर सवाल उठाते हुए आप कोर्ट चले गए थे। कांग्रेस पार्टी तो ये, तो आप क्या भगवान राम के खिलाफ है? यासिर भाई, यासिर भाई एक सेकंड, यासिर भाई आप सवाल सुन लीजिए। आपने कहा वीरेंद्र जी ने सुना। यासिर भाई एक सेकंड, यासिर भाई एक सेकंड सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए, आपको भी वक्त दे देंगे। नाम लेके कोर्ट कर रहा हूं, बलराम सिंह। मध्य प्रदेश में पकड़े जाने बलराम सिंह किस संगठन के सदस्य थे और वो क्या काम कर रहे थे, ये आप ही बता देते। मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां सरकार आपकी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसी और की है। आजकल जो आपने वहां बहुमत का हरण किया था, तो उसके बाद अब आपकी सरकार है। मेरे को केवल आपका कोई भी पैनलिस्ट बता दे कि ये मिस्टर बलराम सिंह किस संगठन के सदस्य थे, क्या काम कर रहे थे, पाकिस्तान से क्या इनका संबंध था। वीरेंद्र जी मुझे ऐसा लगता है फैक्ट एंड फिगर पे अगर आज बात है तो वो ज्यादा बहुत महत्वपूर्ण है। फिगर पे ना करूं तो और क्या, फैक्ट एंड फिगर पे बात हो तो बहुत ज्यादा है। देखिए हमने यासिर जी को भी सुना, वीरेंद्र जी आपको भी सुना, लेकिन देखिए जो नतीजे होंगे यासिर जी, जो नतीजे होंगे 13 को साफ हो जाएगा। आरोप प्रत्यारोप के लिए आप 24 घंटे डिबेट रख दीजिए तब भी कम हो गया। मैं एक बार फिर से प्रेम जी के पास आऊंगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रेम जी मेरा, क्योंकि जो हम गणित दिखा रहे थे कि कहाँ कितना वोट पड़ा है, सवाल ये है मेरा कि मैंने देखा बेंगलुरु के जितने भी सेंटर्स हैं। हाँ वीरेंद्र जी आएंगे, अभी अभी समय बहुत है, सबके पास 1 to 1 आएंगे। जो वोट है आपने 5 बजे तक का रखा है, 6 बजे का भी सर बहुत जल्द दिखाएंगे हम आपको। 6 बजे तक का भी बहुत जल्द दिखाएंगे। मैं एक चीज मेरा आग्रह सुन लें, लास्ट के आवर में हमेशा देखा गया है कि वोट परसेंटेज ज्यादा होता है, और जब आप इन आंकड़ों को फाइनल टैली पर आओगे, इलेक्शन कमीशन जब कहेगा, मेरा ये मानना है 5-6% और वोट आपको। ठीक है, ये सभी पैनलिस्ट कह रहे हैं कि आंकड़े जो है वो बढ़ेंगे। प्रेम जी, जिस तरह से हम गणित देख रहे थे अभी, वोट परसेंटेज जो अभी तक अलग अलग सेंटर्स पे पड़े हैं, जो जितने भी वहां पर जिले हैं वहां पड़े हैं, बेंगलुरु में अच्छा खासा देख रहे हैं हम कि वोट पड़ा है। यहाँ पे लगभग 50% के आसपास हमने देखा कि वोट पड़े हैं वहां पर। क्या समझे इस बार बेंगलुरु के अलग अलग जो सीट्स रहे हैं, तमाम पार्टियों ने बहुत ताकत लगाई है और जो चुनाव प्रसार रहा है, यहाँ तो पार्टियों ने अपने ही रोड शो का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वो पार्टियां नजर आ रही हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो आज वोट पड़े हैं बेंगलुरु के अलग अलग सेंटर्स पर, तो क्या जो चुनाव प्रचार हुआ है उसका नतीजा? जी नीतू जी, आपके प्रश्न पर आने से पहले 2 पंक्ति सिर्फ बोलना चाहता हूँ। हाँ, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस ने भी अब कई तरह से बातें कही थी, आप कह सकते हैं। आज मुझे पता चला यासिर गिलानी जी से कि पत्रकार भी कांग्रेस समर्थित होता है, तो बीजेपी समर्थित भी होता होगा।
और ये देश पहले भी देखा है कि बीजेपी ने दूसरे पार्टी के नेता को कमल के सिंबल पर चुनाव लड़ा दिया। अब ऐसा पत्रकारिता में हो रहा हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन मैं अब आगे बात करता हूँ आपके पॉइंट पर कि देखिए आज जो वोट प्रतिशत आपने दिखाया है वो वोट प्रतिशत जो शहरी इलाके हैं निश्चित रूप से कम है, पहले भी कम हुआ करते थे। कोई एक नई प्रवृत्ति नहीं है जिससे हम ये मतलब निकालें कि बीजेपी को लॉस हो रहा है या फायदा हो रहा है, लेकिन कम से कम ये मतलब निकलता है कि हनुमान जी की अगर कृपा होती बीजेपी पर तो वोट प्रतिशत इतनी दयनीय नहीं होती, ये कम से कम मतलब जरूर निकलता है। अब ये हम पूरे इस विश्लेषण में आए कि किसने सेल्फ गोल कर दिया और किसने बहुत मास्टर स्ट्रोक चल दिया। तो इस चुनाव का सबसे बड़ा सेल्फ गोल मैं बताता हूँ, इस चुनाव का सबसे बड़ा सेल्फ गोल है कि जब अमित शाह जी ने नंदिनी मिल्क का अमूल मिल्क के साथ कंपेयर किया, ये सबसे बड़ा सेल्फ गोल है। इस गोल की चर्चा ही नहीं करता। अगर ये कांड नहीं हुआ होता तो बीजेपी आज बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में होती और ये निर्णायक था। और दूसरा जो सबसे बड़ा सेल्फ गोल बीजेपी ने किया है वो है कि अपने लिंगायत समुदाय को नाराज कर देना, बीएस येदियुरप्पा जी का यूज नहीं करना। उनके करीबी उनसे छूट कर चले गए। बीएस येदियुरप्पा जी चाहते तो एक बार में रोक सकते थे, चाहे जगदीश शेट्टार हो या सावती जी हो, लक्ष्मण सावती जी, लेकिन उनको नहीं रोक पाए। जो लिंगायत समुदाय उधर से कांग्रेस के लिए वोट देने का फरमान जारी हो गया। ये घटनाएं घटी हैं बीजेपी के खिलाफ, ये सेल्फ गोल है। हाँ, इसीलिए क्वेश्चन आया था। गोल है और भी मैं गिना सकता हूँ, लेकिन हमें पता है कि आपको और भी पैनलिस्ट के पास जाना है। तो इतने बड़े सेल्फ गोल के रहते हुए आप कह रहे थे बजरंगबली चलिए मास्टर स्ट्रोक मान लेते हैं, लेकिन याद रखिए यही पर मैं कहना चाहता हूँ कि चुनाव के बाद बिल्कुल प्रेम जी हम आपके पास फिर लौट रहे हैं, जरा रवि से एक रिएक्शन ले लें क्योंकि रवि ग्राउंड पे रहते हैं, रवि तमाम चीजों पर। रवि एक बात बताइए, आप कांग्रेस ऑफिस में तमाम बड़े लीडरों से मिलते हैं, आप कांग्रेस पार्टी को कवर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कितनी आश्वस्त है? सेल्फ गोल इश्यू और तमाम चीज छोड़ दीजिए, क्योंकि कहा यह जाता है कि जब आप मेहनत करते हैं तो मेहनत आपको पता होती है कि आपका मेहनत के नतीजे किस तरीके से तब्दील होंगे। क्या लग रहा था कांग्रेस पार्टी को? देखिए, ये कहा जाए कि कांग्रेस पार्टी आश्वस्त है पूरी तरीके से कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर। हालांकि वीरेंद्र वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं, वो अच्छे से बता पाएंगे कि क्या जेडीएस को कोई फोन गया है या फिर जेडीएस की तरफ से कोई फोन कॉल तो नहीं आया उनके पास, ये वशिष्ठ साहब बता पाएंगे। पर कांग्रेस पार्टी ने स्थानीय मुद्दों को वहां पर एड्रेस करने का काम किया, जिस तरीके से राहुल गांधी हो या फिर प्रियंका गांधी हो, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, कई चुनावों में हमने देखा है, कई राज्यों में जब विधानसभा के चुनाव होते वहां पर जाकर रवि आपने गजब की चुटकी ले ली है, राष्ट्रीय मुद्दे उठाने रवि आपने गजब की चुटकी ली है कांग्रेस पार्टी के लिए। मतलब ये कि अगर बात माने और जिस तरीके से चीजें चल रही हैं, मैं संजय राणा से एक रिएक्शन ले लेता हूं रवि, क्योंकि वक्त का भी तकाजा है। जरा एक संजय राणा से, एक संजय जी, आपने भी आते ही कहा था कि तमाम चीजें हैं और ये है, हमारे ग्राउंड जीरो पे जो लगातार हीरो मौजूद होते हैं वो कह रहे हैं कि वीरेंद्र वशिष्ठ को जेडीएस से फोन गया होगा। मतलब आप हम लोगों से ज्यादा बेहतर आप समझते हैं, आपके सोर्सेज बड़े काम करते हैं। संजय जी देखिए, आसिफ भाई देखिए, ऐसा है कि जेडीएस से अगर फोन गया होगा तो आप समझ सकते हैं कि इनके पास बहुमत के आंकड़े नहीं, या जेडीएस के पास भी बहुमत के आंकड़े नहीं है। तो वह जैसे पहले अपने वक्तव्य में बोला था कि 80 के नीचे कांग्रेस अगर आ रही है तो जेडीएस अगर 20 से 25 भी पा जाती है, जो उम्मीद है कि 20 से 25 के बीच रहेगी, क्योंकि जो वेस्ट जो ओल्ड मैसूर है इन पे वोकालिंगा पे इनका कंट्रोल है। और वहां पे इस बार की रैली आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर तरीके से की है उस वोट बैंक को अपने तरफ कब्जे करने के लिए। लेकिन अगर कहीं कितना भी गिर जाए, लेकिन हमें लगता है 20 से 25 सीट के बीच तो जेडीएस को मिल ही रही है। अगर ये 20 से 25 होती है और कांग्रेस 80 के आसपास समझ जाती तो भी सरकार नहीं बन रही है। तो ये देखना पड़ेगा कि दूसरा फोन कहां से आता आसिफ भाई, क्योंकि अगर 100 का आंकड़ा भारतीय जनता पार्टी पार करती है और हंग असेंबली बनती है तो कहीं ना कहीं जेडीएस किंग मेकर बन सकता है और जेडीएस का फोन आ सकता है दूसरी तरफ भी, वो भी आपके लिए कंफर्टेबल होगा। देखिए यासिर भाई ये भी सुन के खुश हो रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर त्रिकोणीय हुआ और कोई पार्टी सपोर्ट की पोजीशन में हुई तो भारतीय जनता पार्टी उस सपोर्ट को सबसे पहले अपने पास रखेगी। हम वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरें लगातार जारी है, आप तमाम पैनलिस्ट बने रहिए।
छोटे से ब्रेक के बाद लौट रहे हैं।